So, welcome. We are starting a new chapter. It is the fifth topic in your book of NCERT, Principles of Inheritance and Variation. In NEET examination, 4 or 5 questions every year appear on this particular chapter. For convenience, we will divide this chapter in two halves. The first half that we are starting today is genetic basis of inheritance. You may call simply it as Mendelism. And the second half shall be chromosomal basis of inheritance. मैंने कहा हमारा नया टॉपिक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस पे हर साल नीट परीक्षा में 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते। ये टॉपिक को हम लोग हमारी सुविधा के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो पहला हिस्सा है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आप चाहे तो मेंडलिज्म कह सकते। दूसरा पार्ट है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और दोनों हिस्से पे 2-2 क्वेश्चंस आते हैं। एक आध बार किसी एक हिस्से पे 3 क्वेश्चंस भी आ सकते। तो टोटल मैंने कहा 4 या 5 क्वेश्चन। आता मला जे तुम्हाला सांगायचं आहे ते तुम्ही लक्ष देऊन ऐका। एकदाचं 4-5 क्वेश्चन हे महत्त्व आपण बाजूला ठेवू, पण जर तुम्ही हा टॉपिक खूप मन लावून शिकले, मी जेवढ्या असाइनमेंट सांगेल म्हणजे हे घरी करा तेवढं जर केलं, तर हा जो जेनेटिक्स नावाचा पार्ट आहे तो इतका चांगला तयार होईल, म्हणजे हे जे फाउंडेशन आहे ते इतकं चांगलं तयार होईल की सुपर स्ट्रक्चर चांगलं बिल्टअप होईल। म्हणजे 12वी नंतर मग तुम्ही मेडिकल फील्डमध्ये असा की कुठल्याही लाईफ सायन्सेस फील्डमध्ये असा, जेनेटिक्स तुमचा पिछा नाही सोडणार। आणि मग पुढे गेल्यावर कोणी बेसिक शिकवणार नाही। जसं आज तुमची अडचण असेल की तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन्स, डिव्हिजन्स, LCM वगैरेचा अडचण असेल तर आज कोणी शिकवणार नाही ना। तर त्याप्रमाणे तुम्हाला हा टॉपिक मन लावून शिकायचा आहे। आणि मी असं कुठे नाही करणार की रॅपिडली फास्ट म्हणजे डोक्यावरून जाईल, नाही। प्रत्येक गोष्ट 2 वेळा 3 वेळा शांततेने हळूहळू हळूहळू आपण आतमध्ये जाऊया आणि किती डेप्थ आहे तिथपर्यंत आपण जाऊ, म्हणजे मी तुम्हाला अडचण येऊ देणार नाही। तो पहा, आता आपण काय करू, प्रिन्सिपल्स ऑफ इनहेरिटन्स अँड व्हॅरिएशनला 2 पार्टमध्ये डिवाइड करू। पहिला पार्ट आपण आता सुरू करतोय तो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स किंवा मेंडलिझम, यावर 2 क्वेश्चन असतात। दुसरा जो पार्ट आहे क्रोमोझोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स, त्यावरही 2 क्वेश्चन असतात। एखाद वेळेस टोटल 4च्या ऐवजी 5 क्वेश्चन असू शकतात। तो लेट अस स्टार्ट। मी महत्त्व सांगितलं की 4-5 मार्कपेक्षा जास्ती महत्त्व आहे की भविष्यात तुमचं ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, मग ते मेडिकल असो की कुठलंही लाईफ सायन्स असो, ह्या गोष्टी तुमचा पिछा सोडणार नाही। आज संधी आहे शांततेने शिकण्याची, चांगलं शिकून घ्यायचं आहे। तो सुनो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलायझेशन, ह्यूमन नोज द थिंग that like budgets like. Elephant budgets a baby elephant, dog budgets puppies, cat budgets kittens, and human give birth to humans. They were knowing it. But why does this happen? Why everyone produces same kind of progeny was not known. Also, okay, it is human produce human, elephant produce elephant, and cat produce kittens, and dog produce puppies. But then why humans are not same? Why all puppies produced by the same parental dogs are not same? Means, though there is a inheritance or heredity, there are variation, and humans were knowing it.
राईट फ्रॉम द सिव्हिलायझेशन. मी म्हटलं की मानव प्रजातीला आधीपासून हे माहिती आहे की हत्ती हत्तीला जन्म देतो. या आम की गुटली लगाने से आम रिक्षी होगा. डॉग पपीजच तयार करतो आणि कॅट किटनच तयार करतो. माणूस माणसाला जन्म देतो. पण असं का? व्हॉट इज द सायंटिफिक बेसिस? इट वॉज नॉट नोन. बरं ठीक आहे की डॉग पपीजला जन्म देतो, मग सगळ्या पपीज सारख्या का नसतात? तो ये दो सवाल उसके मन में थे कि वाई लाइक बेजेट्स लाइक, मतलब हर कोई अपने जैसे को क्यों जन्म देता? मतलब मुट्ठी भर गेहूं के बीज अगर हमने फेंक दिए तो गेहूं की फसल उगाती है, और हमने अगर आम की गुटली बोई तो फिर आम वृक्ष बन जाता है. और इस पर से हमें एक सीख भी मिलती है. कबीर महाराज का एक दोहा है, बीज बोए बबूल के आम कहाँ से होए. म्हणजे काटे पेरले तर काटेच उगवतील. तर तुमचे कर्म, माझे कर्म जसे असतील ना तसंच आपल्याला फळ मिळेल. तुम्हाला मिळणारं मार्क, यश हे तुमच्या मेहनतीच्या प्रपोर्शनमध्ये असतं. नेचर कोणावर अन्याय करत नसतो. सो एनीवेज, इंसान को ये पता है कि हर कोई अपने जैसे को जन्म देता है, और जिनको वो जन्म देता है वो 100% सरीके भी है नहीं. म्हणजे देर इज अ इनहेरिटेंस एंड देर इज अ वेरिएशन. अब हम इस चीज को आसान करते. सी व्हाट इज इनहेरिटेंस. तो जब भी शब्द आएगा इनहेरिटेंस, आप कहोगे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन. इनहेरिटेंस म्हणजे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन. उदाहरण के लिए, माता पिता, इनके कैरेक्टर्स उनके लड़के में आए, माने फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एंड अगेन उसके सन में आए या डॉटर में आए. सो कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, अगेन टू द नेक्स्ट जनरेशन, and this transfer of character is called inheritance. मग आता काय समजलं? तो सर तुम्ही म्हटलं की जे कॅरेक्टर्स असतात, जसं कर्ली हेअर, स्ट्रेट हेअर म्हणजे हेअर शेप, ब्लॅक आयबॉल, ब्राऊन आयबॉल, ब्ल्यू आयबॉल म्हणजे आयबॉल कलर, फ्री इयर लोब, अटॅच इयर लोब, ब्रॉड नोस्ट्रिल, नॅरो नोस्ट्रिल, ब्लड ग्रुप्स, रेझस फॅक्टर, हे सगळे काय आहे? तो सर कॅरेक्टर्स आहे. तो कॅरेक्टर्स आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन अँड सो ऑन. आणि हे जे कॅरेक्टर जातात पिढ्यानपिढ्या, याला काय म्हणतात? इनहेरिटन्स. तो सुनो, हम लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे. सपोज this one of the school student has curly hair and he has been asked that why you possess the curly hair. Now he answered that my father has curly hair. Now why your father has curly hair? So he said my grandfather also had curly hairs. It means the character is transferred from grandfather to grandson and again forward. So this transfer of character is called inheritance. मैंने कहा एक स्कूली छात्र है, उसे पूछा कि आपके कर्ली हेयर क्यों हैं? तो उसने कहा मेरे पिता के भी कर्ली है. तो आपके पिता के हेयर कर्ली क्यों हैं? उसने कहा दादाजी के भी कर्ली है. इसका मतलब तो वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन जा रहा है.
और इस कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को कहते इनहेरिटेंस, और इसी की वजह से रहती हेरिडिटी। सो बिकॉज ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर देर इज अ हेरिडिटी. हेरिडिटी म्हणजे अनुवांशिकता. मग आपण काय म्हणतो, अच्छा तुमची हेरिडिटी आहे का, म्हणजे तुमच्या कुटुंबातला हा कॅरेक्टर आहे का. हो. सो अभी समझ में आया कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन इज कॉल्ड inheritance. And what is heredity? It is the resemblance in the members of the family or blood relative. That is called heredity. अब इंसान ये जानता था कि इसी वजह से देखो मैंगो प्रोड्यूस मैंगो एंड एलिफेंट प्रोड्यूस बेबी एलिफेंट. इट इज बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर. बट उसका साइंटिफिक बेसिस मालूम नहीं. मतलब सर, मतलब इंसान को ये पता था कि माता पिता के कैरेक्टर उनके बच्चों में जाते, पर जाते कैसे वो मालूम नहीं. अब वेरिएशन की बात करते. सुनो, सपोज अ मैन हैज कर्ली हेयर एंड हिज वाइफ स्ट्रेट हेयर. द सन हैज कर्ली हेयर एंड से डॉटर हैज स्ट्रेट हेयर. तो हमने एक उदाहरण तयार किया की एका पुरुषाचे केस कर्ली आहे, त्याच्या पत्नीचे केस स्ट्रेट आहे, त्यांच्या मुलाचे कसे आहे कर्ली आणि मुलीचे स्ट्रेट. सो दीज आर द डिफरन्सेस इन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पॅरेंट. दिस इज कॉल्ड व्हॅरिएशन. म्हणजे वडिलांचे कुरळे केस, आईसाहेबांचे सरळ केस, मुलाचे वडिलासारखे कर्ली आणि मुलीचे आईंसारखे स्ट्रेट. और एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे. देखो, सपोज दिस पर्सन हैज ए ब्लड ग्रुप एंड द वाइफ हैज अगेन ए ब्लड ग्रुप. मतलब किसी पुरुष का ए ब्लड ग्रुप है, उसकी पत्नी का भी ए ब्लड ग्रुप है. द सन हैज ए ब्लड ग्रुप एंड डॉटर हैज ओ ब्लड ग्रुप. सो आई बाबांचा ब्लड ग्रुप कोणता आहे ए, आणि मुलाचा ए आणि मुलीचा ओ. सो सी द डिफरन्सेस इन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेरिएशन. तो ये तो आप जानते ऑलरेडी, मैंने पढ़ा है आपको, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप. आगे सुनो कि बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, दैट इज बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर म्हणजे इनहेरिटेंस. तो बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल द पेरेंट. म्हणजे ये आप है और ये आपकी बहीण आहे. म्हणजे हे आपण आहात, हे तुमच्या ताईसाहेब आहेत. तो तुम्ही लोक तुमच्या आईबाबांसारखी आहे. तो ये जो सरीकापन है, इट इज बिकॉज कॅरेक्टर्स आर ट्रान्सफर्ड. म्हणजे मी माझ्या आई वडिलांसारखा का आहे, कारण त्यांचे कॅरेक्टर आले. सो बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लाइक बेजेट्स लाइक, हर कोई अपने जैसे को जन्म देता है. फिर वेरिएशंस क्यों हैं? तो इसी चीज का साइंटिफिक बेसिस मानवी सभ्यता को पता नहीं था. तो थोड़ा आगे जाते हैं. आता तुम्हाला काय समजलं सर? इनहेरिटेंस. व्हाट इज इनहेरिटेंस? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. व्हाट इज हेरिडिटी? इट इज द resemblance, similarity in parents and their offsprings is called heredity. Heredity is because of inheritance. What is variation? Sir, variation are the differences, phenotypic माने दिखने वाले, visible. Variations are the phenotypic differences
बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट या मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज। तो सर व्हॅरिएशन वापिस एक बार बताओ। व्हॅरिएशन म्हणजे दिसणारे छिटपुट फरक। आई वडील आणि त्यांची मुलं यांच्यात फरक असतो का? हो। आपण आईवडिलांसारखे आहे का? हो, पण 100% नाही। आपण त्यांची झेरॉक्स नहीं है। सो उन्हीं से हमें कैरेक्टर आए, फिर भी हम उनकी जेरॉक्स नहीं हैं। सो डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट आर कॉल्ड variation, and variations are the visible differences in the members of one species. म्हणजे all cows say साहिवाल, but are all those cows 100% similar? No, there are some differences. उनकी हाइट में फ़र्क होगा, स्किन कलर में फ़र्क होगा, हॉर्न्स में फ़र्क होगा, मिल्क प्रोड्यूसिंग एबिलिटी में फ़र्क होगा, एटसेट्रा। जैसे कि हम सारे 700 करोड़ इंसान हैं धरती पर, आपण 700 कोटी मानव या पृथ्वीवर आहे, पण सगळे सारखे आहे का? नाही। स्किन टोनचा फरक असेल, आयबॉल कलरचा फरक असेल, हाईटचा फरक असेल, इंटेलिजन्सचा फरक असेल, एटसेट्रा। सो दे आर कॉल्ड व्हॅरिएशन। अँड द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दॅट इज inheritance and variation. Study of inheritance and variation is done by the science called genetics. So genetics is a branch of biology that deals with the study of inheritance, that is heredity, and variation. मतलब कि जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो दो एस्पेक्ट से डील करती। एक तो इनहेरिटेंस, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड सेकेंड द वेरिएशंस, मीन्स द डिफरेंसेस इन द मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज। द टर्म जेनेटिक्स was proposed by William Batson 1906. म्हणजे जेनेटिक्स ही टर्म कोणी दिली? विलियम बॅटसननी 1906 मध्ये, 1906 मध्ये। थोड़ा आगे चलते। अब ग्रेगर जोहान मेंडल, हु इज रिगार्डेड एज father of genetics, and he is appropriately, very correctly honored as father of genetics. तो सर तुम्ही म्हटलं की ग्रेगर जोहान मेंडल यांना फादर ऑफ जेनेटिक्स म्हणतात आणि तेच उचित आहे। तो कौन है ग्रेगर जोहान मेंडल और उन्हें क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स रिगार्ड करते हैं? तो सुनो, द टू अनआंसर्ड क्वेश्चन बिफोर ह्यूमैनिटी। मानवीय सभ्यता के सामने दो रहस्य थे, राज थे कि कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कैसे जाते और इन कैरेक्टर्स के जाने की वजह से दो पिढ्या सरीकी दिखती। म्हणजे मानवी सभ्यतेसमोर पहिला प्रश्न काय होता की मुलं त्यांच्या आईवडिलांसारखे का दिसतात? तो इट इज बिकॉज ऑफ ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर। हो, पण हाऊ द कॅरेक्टर आर ट्रान्सफर्ड? व्हाट इज द मेकॅनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस? दूसरा सवाल कि ठीक है, जैसे आप आपके माता पिता जैसे दिखते, हम हमारे माता पिता जैसे दिखते, तो फिर हम उनकी जेरॉक्स क्यों नहीं? क्यों थोड़ी बहुत दो पीढ़ियों में फ़र्क है? या फिर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट क्यों अलग है? मीन्स वाई देर इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। एंड द आंसर टू दिस टू क्वेश्चंस were given by Gregor Johann Mendel.
मतलब क्या उन्होंने ये बताया कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन? जी, ग्रेगर जोहन मेंडल ने ये बताया कि माता पिता के गुण उनके बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और इसी ट्रांसमिशन की वजह से बच्चे अपने माता पिता जैसे दिखते। और फिर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट क्यों डिफरेंट है, और ऑफस्प्रिंग्स एंड पेरेंट्स भी क्यों डिफरेंट है, माने रिझन बिहाइंड व्हॅरिएशन. सो ग्रेगर जॉन मेंडल यांनी पहिल्यांदी मुलं त्यांच्या आईवडिलांसारखी का दिसतात, कसे कॅरेक्टर जातात, आणि आईवडील आणि पुढची जनरेशन म्हणजे मुलं सारखे का नसतात, आणि एकाच आईवडिलांची सगळी मुलं सारखी का नसतात, याची उत्तरं दिली. तो हम ग्रेगर जोहान मेंडल कौन है, आई मीन कौन थे, उनकी जीवनी, दैट इज अ बायोग्राफिकल स्केच देखते हैं. तो देखो, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ ग्रेगर जोहान मेंडल. So this great person, Johann Mendel, was born in 1822 on 22nd of July. म्हणजे जोहान मेंडल नावाचा एक मुलगा, याचा जन्म 22 जुलै 1822ला झाला. हेझेनद्वार्फ एक छोटा गाव कसबा आहे नियर मोराविया इन ऑस्ट्रिया, बट नाउ दैट प्लेस कम्स अंडर झेकोस्लोवाकिया. तो सर तुम्ही म्हटलं की 22 जुलै 1822ला जोहान मेंडलचा जन्म झाला हेझेनद्वार्फ नावाच्या छोट्याशा एका विलेजमध्ये, जे मोरावियाजवळ आहे, म्हणजे ऑस्ट्रियामध्ये आहे. पण आज तो भूभाग हा झेकोस्लोवाकियामध्ये येतो. 1840 माने करीब 18 साल बाद जोहान मेंडल ग्रेजुएटेड फ्रॉम वियना यूनिवर्सिटी. तो सर 1822 में जन्म, 1840 में ग्रेजुएशन फ्रॉम वियना यूनिवर्सिटी. नाउ मिस्टर जोहान मेंडल was belonging to a family of a poor gardener, अँटोनी वॉन मेंडल. म्हणजे हा जो मुलगा आहे जोहान मेंडल, हा एका बगीचा मेंटेन करणाऱ्या छोट्या व्यक्तीच्या घरी जन्माला आला. त्याच्या वडिलाचं नाव एंटोनी वॉन मेंडल. एक चर्च में एक गार्डन मेंटेन करने वाला वो व्यक्ति था जिनके सपूत थे जोहान मेंडल, जो आज फादर ऑफ जेनेटिक्स है. और इसीलिए बहुत कुछ अच्छा करने के लिए, म्हणजे काहीतरी यश संपादन करण्यासाठी, प्रसिद्ध होण्यासाठी, असं काही फार मोठ्या माणसाच्या कुटुंबात जन्माला यायची गरज नाही. कुठलंही यश 3 गोष्टींना मिळतं: प्रचंड इच्छाशक्ती, प्रचंड प्रयत्न आणि प्रयत्नात सातत्य. तो देखो, एक बगीचा मेंटेन करने वाला व्यक्ति एंटोनी वॉन मेंडल, उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जोहान मेंडल, जो 1840 में ही गॉट ग्रेजुएटेड. 1841 अगले साल ही जॉइन ऑगस्टानियन मोनास्ट्री ऑफ ब्रून. तो ऑगस्टैनियन मोनास्ट्री ऑफ ब्रून. तो ब्रून शहर में एक मोनास्ट्री म्हणजे मठ, एक मोनास्ट्री है. ऑगस्टानियन ये पंथीय लोग हैं, मतलब से ब्रांच ऑफ सर्टन रिलीजन. दे हॅव अ डिफरंट काइंड ऑफ वर्शिपिंग. तो ऑगस्टॅनियन काय आहे? पंथ. मोनॅस्ट्री म्हणजे मठ. तो ऑगस्टॅनियन मोनॅस्ट्री ऑफ ब्रूनमध्ये
जोहान मेंडल जॉइन ॲज अ मॉन्क, ॲज अ प्रिस्ट, एक संन्यासी म्हणून. ही वॉज लुकिंग आफ्टर द चर्च ओनली, आपण ज्याला पुजारी म्हणू शकतो. अदर मॉन्क्स हॅव सीन दॅट दिस गाय इज व्हेरी टॅलेंटेड, so he was again sent to Vienna to have certain courses over there. By the time he again returned to Vienna, he learned maths and natural science. तो बाकी मॉन्क्स ने देखा कि जोहान मेंडल, इनकी प्रतिभा अलग है, औरों से ये अलग है, तो उन्हें वापस वियन्ना भेजा गया कि कुछ और पढ़ो. तो कहते हैं उन्होंने मैथ्स और नेचुरल साइंस का अध्ययन किया एंड अगेन केम बैक टू द मोनेस्ट्री एंड वर्कड एज अ प्रीस्ट ओवर देयर. देन 1854 मेंडल, I mean Johann Mendel, worked as a substitute teacher. He was offering two courses, physics and natural science, in one of the school, from where he got education. I think the name of the school is Royal Gymnasium School. मतलब सर आप कहते कि 1854 में जोहान मेंडल एक टीचर की जॉब किए थे. जी, वो फिजिक्स और नेचुरल साइंस पढ़ाते थे रॉयल जिम्नेशियम स्कूल में, जहाँ उनका अध्ययन हुआ था, उसी स्कूल में एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर. तो 1822 जन्म, 1840 ग्रॅज्युएशन, 1841 मॉन्क संन्याशी म्हणून ते जॉईन झाले. 1854 टीचर म्हणून काम करत होते, ॲडिशनल वर्क. 1857 1857 1900 नहीं, 1857 ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. तो सर आप कहते कि जोहान मेंडल 1857 में एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, और उनका एक्सपेरिमेंट था कि एक प्लांट टॉल, एक प्लांट ड्वार्फ, इन्हें क्रॉस करेंगे और देखेंगे कि संतान टॉल है या ड्वार्फ है. मतलब कि माता के अगर हेयर स्ट्रेट है और पिता के हेयर अगर कर्ली है, तो बच्चों के क्या अपनी माता जैसे स्ट्रेट है या पिता जैसे कर्ली है, ये चीज़ का उन्हें पता करना था. म्हणजे तुम्हाला अगदी सोपं करून सांगायचं झाल्यास की समजा बाबाचा ब्लड ग्रुप बी आहे आणि आईचा ब्लड ग्रुप ओ आहे, तर मुलांचा काय असेल हे त्याला पाहायचं होतं. पर उसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? प्लांट पे. सो ही स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट, अ इपॉक मेकिंग एक्सपेरिमेंट, अ हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट. वो एक्सपेरिमेंट जिसके कंक्लूजन्स रूल्स बन गए. म्हणजे जोहान मेंडलने असा एक्सपेरिमेंट केला, इतक्या प्रामाणिकपणे, इतकी सॅम्पल साईज मोठी घेतली, स्टॅटिस्टिकल मॅथमॅटिकल लॉज अप्लाय केले, आणि त्याचे जे निष्कर्ष होते ते लॉज बनले. तर तो हिस्टॉरिकल एक्सपेरिमेंट त्यांनी 1857ला सुरू केला, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हायब्रिडायझेशन. तो सर कौन से प्लांट पे किया? गार्डन पी, म्हणजे वाटाणा. साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम इज पाइसम सटाइवम एल, एल फॉर लिनायस. ये आपके पहले चैप्टर में 11 के बुक में हम लोग जब देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म तब बताएंगे. तो गार्डन पीचं बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम एल. क्रोमोझोम नंबर 2n14, जसा आपला क्रोमोझोम नंबर आहे 2n इज 46. तो सुनो, इन 1857 ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट. ये नीट क्वेश्चन भी था. मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पी ड्यूरिंग, और आंसर में था 1856 टू 1863, ऐसा कुछ तो भी. तो देखो 1857 में एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ,
1865 द एक्सपेरिमेंट वॉज कंक्लूडेड। तो सर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कहाँ किया? वो जो ऑगस्टेनियन मोनेस्टरी ऑफ ब्रून है उसके पीछे एक छोटा गार्डन था। उस गार्डन में उन्होंने एक लाइन टॉल प्लांट, एक लाइन ड्वार्फ प्लांट लगाए और टॉल ड्वार्फ को किया क्रॉस कि चलो देखते कि बच्चे माने संतान टॉल है या ड्वार्फ है, और फिर उसकी संतान कैसी है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन द गार्डन ऑफ ऑगस्टेनियन मोनेस्टरी ऑफ ब्रून वहाँ किया। 1865 में एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। अब यहाँ सुनो, 8 फरवरी 1865, 8 मार्च 1865 म्हणजे 8 फरवरी 1865 आणि 8 मार्च 1865 इन्होंने वहाँ पे एक नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, तो इट वॉज अ सोसाइटी एंड मेंडल वॉज one of the founder member of the society. The scientific people have came together and they were discussing their own researches. तो नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचा जोहान मेंडल हा फाउंडर मेंबर होता. म्हणजे काही लोक जे विज्ञानाचं संशोधन करत होते ते आपसात चर्चा करायचे त्यांच्या प्रयोगाची. तो कहते हैं जोहान मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट का प्रेजेंटेशन किया बिफोर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून 1865. ही प्रेजेंटेड 2 पेपर्स. इन 1866 म्हणजे पुढच्या वर्षी इन ॲन्युअल प्रोसिडिंग्स ऑफ नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी. ॲन्युअल प्रोसिडिंग्स म्हणजे वार्षिक अहवाल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. तो ये एक मैगज़ीन वहाँ से निकलता था और उस मैगज़ीन में मेंडलनी जे काही केलं होतं या 7-8 वर्षात तर त्याचे जे पेपर होते ते पब्लिश झाले. कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा तो है नहीं कि मेंडल ने जो कुछ भी रिसर्च किया वो अपने तक सीमित रखा, उसको तो उसने पब्लिश कर दिया. और एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में मेंडल के 2 पेपर छापे गए. उसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन बाय ग्रेगर जोहान मेंडल इन जर्मन लैंग्वेज, एंड कॉपीज ऑफ दिस मैगजीन वेर सर्क्युलेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. In 1868, he became a chief of monk, abbot कहते, फादरी ऑफ द चर्च. मतलब वहाँ जितने भी मॉन्क थे उनका जोहान मेंडल चीफ बन गया और इसीलिए ही वॉज एंटाइटल्ड विथ ग्रेगर. सो ही जी उपाधी आहे त्यांना ग्रेगर हे 1868 मध्ये मिळाली. सो अब वो कौन बन गए? ग्रेगर जोहान मेंडल. तो देखो एक सन्यासी व्यक्ति और जिसने दिए लॉज ऑफ जेनेटिक्स. आज हम जो भी बात करते वो मेंडल की वजह से. उदाहरण मैंने यहाँ पर एक उदाहरण रखा था, कोई बड़े ध्यान से अगर इसको सुन रहा था कि मैंने सुना है कि एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माता पिता भी, जैसे मुझे बोला गया वीडियोस देखते हैं, तो कोणाला असा प्रश्न येतो की वडील ए, आई सुद्धा ए, मग मुलगा किंवा मुलगी ए आणि दुसरा मुलगा किंवा मुलगी ओ कसं काय? तो आप स्टूडेंट हैं, आप जानते.
ये आप किसके भरोसे एक्सप्लेन करते? ग्रेगर जोहान मेंडल, की हे जे ए ब्लड ग्रुपचा पिता आहे, आय ए स्मॉल आय, ए ब्लड ग्रुपची आई आहे, आय ए स्मॉल आय, ये उनके जीनोटाइप. अब गमिट्स, सो 50% IA, 50% स्मॉल आई, 50% IA, 50% स्मॉल आई. तो IA ए ब्लड ग्रुप, IA स्मॉल आई ए ब्लड ग्रुप, IA स्मॉल आई ए ब्लड ग्रुप, बट स्मॉल आई ओ ब्लड ग्रुप. तो सर समजा वडिलांकडून आला IA आणि आईसाहेबांकडून आला स्मॉल आय, तो ए कैसे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स फर्स्ट लॉ. तो फिर ये सेपरेट क्यों हुई? मेंडल्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. मग आजचं जे आपण जेनेटिक्स आहे ना, की आई पॉझिटिव्ह, वडील पॉझिटिव्ह, मुलगा कसा काय निगेटिव्ह, तो ये जो आप एक्सप्लेन करते वो उन्हीं की बदौलत. सो ग्रेगर जोहान मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके नतीजे इतने बिफिटिंग और परफेक्ट थे कि लेटर वर्कर कॉल्ड इट एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. बट मेंडल वॉज वेरी डाउन टू अर्थ. उन्होंने कभी नहीं कहा कि दीज आर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. उन्होंने कहा दिस इज माई जनरलाइजेशन. ह्यूगो डी राइस, कार्ल कोरेन्स, वॉन शेमाक, they said they are so perfect, rather it is the laws that govern inheritance. हे जे टायटल आहे ना, प्रिन्सिपल्स ऑफ इनहेरिटन्स, म्हणजे कॅरेक्टर जातात पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसके क्या है? प्रिंसिपल्स. सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन? ये पहले किसने दिए? ग्रेगर जोहान मेंडल ने. तो देखो 1822 बर्थ, 1840 ग्रेजुएशन, 1841 joined as a monk in Augustinian monastery of Bonn, 1854 worked as a substitute teacher, 1857 experiment on plant hybridization started, 1865 presented the result before Natural History Society of Bonn, 1866 the results were published in annual proceedings of Natural History Society, 1868 he became abbot, a chief of monk. 1884 6th of January, तो 6 जनवरी 1884 ग्रेगर जोहान मेंडल died as a renowned priest but as a unrecognized geneticist. म्हणजे सर 6 जानेवारी 1884 ग्रेगर जोहान मेंडल इनकी मौत हो गई और दुनिया उन्हें जानती थी एज अ ग्रेट प्रीस्ट बट नॉट एज अ साइंटिस्ट. पर सर हम तो आज कहते कि हम जो भी जेनेटिक्स की बात करते कि फादर हैज अ ए ब्लड ग्रुप, मदर हैज अ ए ब्लड ग्रुप, व्हॉट कॅनॉट बी ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग. म्हणजे बाबांचा ब्लड ग्रुप आहे ए, आईसाहेबांचा आहे ए, तर मुलांचा कोणता नाही. मग आपण म्हणतो बी, ए बी नहीं हो सकता. ये हम किसके भरोसे बात करते? इन्हीं के भरोसे. एंड ही डाइड एज अ अनरिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट. व्हाट आर द रीजंस? हमें देखना है कि व्हाई मेंडल्स वर्क वॉज नॉट एक्सेप्टेड. आगे देखो. आफ्टर 16 years of death, the 3 botanists Hugo D. Rice from Holland,
कोरेन्स फ्रॉम जर्मनी, शेमार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया, मेंडल्स ओन कंट्री। तो 1884 साली जोहान मेंडल की मौत हो गई। उसके 16 साल बाद, उनके मरे 16 साल बाद, ह्यूगो डी राइस फ्रॉम हॉलैंड, कार्ल कोरेन्स फ्रॉम जर्मनी एंड वॉन शेमार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया, इन 3 बोटानिस्ट ने अपनी अपनी जगह अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट्स की, एंड देयर कंक्लूजन वॉज सेम। तो सर ह्युगो डी राईस, कार्ल कोरेन्स आणि वॉन शेमार्कनी वेगवेगळ्या ठिकाणी आपापल्या ऑर्गॅनिझमवरती वर्क केलं आणि त्यांचे निष्कर्ष सारखे होते. अँड दे वर व्हेरी हैप्पी दैट दे हैव गिवन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. वो बड़े खुश थे कि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवर किए. बट ह्यूगो डी राइस happens to go in one of the library. He take out the magazine, an old magazine, some 35 years old, and when he turned the pages, he was surprised to see experiment on plant hybridization by Gregor Johann Mendel. म्हणजे ह्युगो डी राईस एका लायब्ररीमध्ये जाऊन एक जुनं मॅगझिन काढतात जे 35 वर्ष जुनं आहे आणि त्यांना दिसतं की एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हायब्रिडायजेशन कोणीतरी ग्रेगर जोहान मेंडल, एक प्रीस्ट, एक फादरी ऑफ द चर्च, उन्होंने हमसे पहले किए और उनके जनरलाइजेशन इतने परफेक्ट है. तो ही ऑनर्ड ग्रेगर जोहान मेंडल एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. तब उनको मरे 16 साल बीत चुके थे. फिर अगले साल, so why the year 1900 is significant in genetics? वर्ष 1900 हे जेनेटिक्समध्ये का महत्त्वाचं आहे? सर इसी साल इन 3 लोगों ने मेंडल का जो वर्क अंधेरे में था, दुनिया नहीं जानती थी, उसको रीडिस्कवर किया. सो मेंडल्स वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड इन 1900. किसने? ह्यूगो डी राइस, कार्ल कोरेन्स एंड वॉन शेमार्क. और फिर इन 1901 इन अ मैगजीन फ्लोरा, मेंडल्स पेपर्स वेयर रीपब्लिश्ड in English language. The original papers were in German language. They were translated in English language. And the world came to know the greatness of this person. And everyone was surprised, shocked. कि कौन है ये ग्रेगर जोहान मेंडल जिसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, पर उनको मरे अब 16-17 साल बीत चुके थे. तो ये है उनकी जीवनी, अ बायोग्राफिकल स्केच. तो सर इनहेरिटेंस समझ में आया, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ड्यू टू विच द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल द पेरेंट. वेरिएशंस भी समझ में आया, द डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज और डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट. वेरिएशंस की जड़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपी है. वन ऑफ द अंडरलाइन कॉज ऑफ व्हॅरिएशन म्हणजे आई वडील आणि त्यांची मुलं वेगळी का दिसतात, 2 भावंड ज्याचे आई वडील सारखे आहेत ती वेगळी का दिसतात, ते या व्हॅरिएशनचं कारण दडलेलं आहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये. ये इंसान जानता था द कॉज ऑफ वेरिएशन इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये वो जानता था. Unknowingly, he has exploited the naturally present favorable variations. म्हणजे पॉप्युलेशनमध्ये जे व्हॅरिएशन्स असतात तर नकळत त्यांनी चांगले चांगले ऑर्गॅनिझम सिलेक्टही केले होते, आर्टिफिशियल सिलेक्शन. वन ऑफ द एक्झाम्पल इज साहिवाल काऊ इन पंजाब. तो सगळ्या गायी आहे 100-200,
पण एखादी गाय धष्टपुष्ट आहे, जास्ती दूध देते, तर आपण नॅचरली तिला सिलेक्ट करू. नॅचरली म्हणजे बाय आर ओन व्ह्यूज. एक्चुअली इट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन फ्रॉम मिक्स पॉपुलेशन. तो ये इंसान जानता था, पर इसका साइंटिफिक बेसिस हमें जिन्होंने बताया, ही वॉज ग्रेगर जोहान मेंडल. अब आगे हमें देखना है की सर 1865 मध्ये मेंडल का काम दुनिया के सामने आया था. म्हणजे 1865 मध्ये मेंडलनी काय एक्सपेरिमेंट केला, रिझल्ट काय आहे हे जगासमोर आले होते. तरी पण 35 वर्ष ते का नाही स्वीकारले? वाय डज द मेंडल्स वर्क वॉज नॉट एक्सेप्टेड अनलेस इट वॉज रीडिस्कवर्ड बाय द 3 फेलोज. तो व्हाट आर द रीजन, वो हमें देखना है. फिर हमें देखना है एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिडाइजेशन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल. उसको मैं 5 टाइटल में डिवाइड करूंगा कि वाई ही डिड वर्क ऑन गार्डन पी, देन विच 7 कैरेक्टर ही चोजन, देन प्रोसीजर ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, हिज ऑब्जर्वेशंस and conclusions, step by step.